अपने दीवाने का कर दे पूरा हाल रे की अखियों से गोली मारे। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली आ जाना। हमारे जनरेशन के अंदर उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा और वो है गोविंदा। गोविंदा जी जैसा एक्टर सदियों में एक बार आता है। जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। आज के टाइम पर जहां अगर एक फिल्म हिट हो जाए लोग पागल हो जाते हैं, लेकिन गोविंदा एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने लगातार 14 फिल्में हिट दी। 10 years that guy gave blockbusters, him and David Dhawan. That was back to back and I think he didn't get his due. Otherwise he would have been the biggest superstar. गोविंदा, you know, अब सोशल मीडिया आ गया, एक चलती है तो सब चिल्लाते हैं। Back to back for 10 years they had given hits. बॉलीवुड इंडस्ट्री में गोविंदा इकलौते ऐसे एक्टर रहे हैं जिनके बारे में कोई प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, अगर बुराई करे तो उसके बाद तारीफ करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाता था। मेरे हिसाब से लेकिन आज भी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर इज गोविंदा। वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ गया था। उससे पहले मुझे एक बार सलमान ने बोला, गोविंद है ना, गोविंदा, ये सलमान खान, शाहरुख खान और ये आमिर खान, ये 3 के बराबर एक गोविंदा है। जिसको 90 के दशक में कॉमेडी में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। और वो सिर्फ कॉमेडी ही नहीं करते थे, बल्कि रोमांस हो, एक्शन हो या फिर डायलॉग, इन सब में गोविंदा का कोई मैच ही नहीं था। और डांस के बारे में तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि बॉलीवुड में आज तक कोई ऐसा आया ही नहीं जो उनसे बेहतर डांस कर सके। और जहाँ तक बात है मेरे डांस की, तो मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं प्रेम भाई। What I will dance, my dance shall speak for me. गोविंदा में एक श्रृंगार है। गोविंदा को नाचना आता है, उसको स्टेप्स नहीं आते। तो ऋतिक रोशन को स्टेप्स बहुत कमाल के आते हैं, या शाहिद कपूर, लेकिन नाचता गोविंदा ही है। तुझे नाचना आया तो मैं क्या करूं, तुझे नाच ओ सर कायले ओ तकिया जाड़ा लगे, सर कायले ओ तकिया जाड़ा। मेरे लिए चिची इज द बेस्ट डांसर एवर इन फिल्म इंडस्ट्री। जिसने 1980 में इल्जाम से लेकर मरते दम तक खुद गर्ज और दरिया दिल जैसी फिल्में दी, और 1990 के बाद तो राजा बाबू, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल और बड़े मियाँ छोटे मियाँ जैसी सुपरहिट मूवीज में काम किया है। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है, और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। वो गोविंदा जो साल में 3-4 हिट मूवीज दिया करते थे, और सभी प्रोड्यूसर्स जिनको अपनी मूवी में साइन करवाना चाहते थे, जिसके पास 21 की उम्र में 75 फिल्म्स हुआ करती थी, आज उस गोविंदा को एक भी फिल्म क्यों नहीं मिल रही है। एक टाइम पर गोविंदा को अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड का नेक्स्ट बिगेस्ट सुपरस्टार माना जाता था, लेकिन अब बॉलीवुड में गोविंदा को कोई भी पूछता नहीं है। बट ऐसा क्यों हुआ, और क्यों इतना टैलेंटेड होने के बावजूद गोविंदा को आज कोई फिल्म नहीं दे रहा है? आखिर कैसे हुआ? साल 2000 के बाद गोविंदा का डाउनफॉल ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, फाइनेंसर ही नहीं मिल रहा है? क्या थे उसके पीछे के रीजंस, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड। यूपी वाला ठुमका लगाओ, सातों जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को विरार, मुंबई में हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा पंजाब से बिलोंग करते थे, और वह 1930 में मुंबई आए थे एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए, और उन्होंने अंधेरा, औरत, बंबई की सैर जैसी कई फिल्म्स में काम भी किया था। साल 1948 में अरुण जी ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की और शहरा नाम की एक फिल्म को प्रोड्यूस किया, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई और फिल्म में लगाया उनका सारा पैसा डूब गया। अब उन्हें विरार के एक चौल में रहना पड़ा, और यही चौल में गोविंदा का जन्म हुआ था। गोविंदा अपनी मां निर्मला देवी के काफी करीब थे, और वो उनकी सभी बातें मानते थे। उनकी मां भी एक एक्ट्रेस और सिंगर हुआ करती थी। मां और पिता दोनों के एक्टिंग में होने की वजह से गोविंदा भी शुरू से ही एक नेचुरल एक्टर थे, और शुरू से ही उनको ऐसा माहौल मिला था। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन खत्म किया और फिल्मों में अपना करियर बनाने का डिसाइड किया। इसके बाद उन्होंने अपनी एक्टिंग की शॉर्ट वीडियोस की कैसेट्स बनाई, और उन्होंने उन कैसेट्स को
प्रोड्यूसर्स को दिखाना शुरू कर दिया। के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपना वीडियो बनाया जाए, अपना काम करके दिखाया जाए तो उसको रिस्पांस ज़्यादा अच्छा मिलता है। बहुत दिनों के बाद वो कैसेट मैंने अपने मामा जी को दिखाया और उनकी कैसेट्स देखकर ही उनके मामा जी, जो खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने गोविंदा को एक फिल्म में लीड रोल दिया जिसका नाम था तन बदन। इसी के साथ उन्हें 2 और फिल्मों में काम मिल गया। अब सबसे पहले इल्जाम मूवी रिलीज हुई और उसके बाद लव 86 और फिर तन बदन, और ये तीनों ही मूवीज कमर्शियली सक्सेसफुल रही और यहाँ से गोविंदा ने बॉलीवुड में अपनी प्रेजेंस बना ली। अब वह विरार के चौल से फिर अपने बंगलों में सेटल हो गए और इसके बाद गोविंदा के पास फिल्मों की लाइंस लग गई। अखबारों में हमने पढ़ा कि गोविंदा के पास इस समय कोई 50-60 के करीब फिल्में हैं। क्या ये बात सही है? मेरे पास 70 फिल्में हैं। साल 1987 में उनकी फिल्म खुद गर्ज रिलीज हुई। 1988 में दरिया दिल और घर घर की कहानी रिलीज हुई। दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। और 1988 में आई फिल्म हत्या, जो 1988 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक थी। इसी तरह गोविंदा हिट पर हिट मूवीज करते गए। साल 1988 में उनकी 10 फिल्म्स और 1989 में उनकी 14 मूवीज रिलीज हुई थी, लेकिन अभी उनका सुपरस्टार बनना बाकी था। साल 1989 में ही गोविंदा की मुलाकात डेविड धवन से हुई थी और गोविंदा ने उनके साथ ताकतवर नाम की एक फिल्म की और इसके बाद उन्होंने साथ में मिलकर 17 मूवीज करी है और आज भी गोविंदा डेविड धवन को बहुत ज्यादा मानते हैं। हालांकि बीच में दोनों के बीच एक कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसकी वजह से गोविंदा ने डेविड धवन से बात करना बंद कर दिया था। उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो साल 1989 में उन्होंने डेविड धवन के साथ पहली बार काम किया था और सबसे ज्यादा कॉमेडी फिल्म्स भी गोविंदा ने डेविड धवन के साथ ही की थी। अब गोविंदा ने जब काम करना शुरू किया था तो वो उस टाइम काफी मेंटल स्ट्रेस में थे। इसी दौरान दिलीप कुमार जी ने उन्हें सजेस्ट किया था कि तुम काम को बहुत सीरियस ले रहे हो, इनमें से कुछ फिल्म्स करना छोड़ दो और कॉमेडी फिल्म्स करना शुरू करो। दिलीप कुमार ने ही गोविंदा को 75 में 25 फिल्म्स छोड़ने का भी सजेशन दिया था ताकि उनका वर्कलोड कम हो सके। तो मुझे तो दिलीप साहब की वजह से मैं जिंदा रह गया। मतलब तो मैं कहा सर मैं 15 दिन से काम कर रहा था, फिर कहीं 16 दिन कर रहा था, तो फिर तुम तो बर्बाद हो जाओगे इस तरह से काम करोगे तो 25 फिल्में छोड़ दो। तो 25 फिल्में वो छुड़वा दी। मैं जिंदा रह गया उस वजह से। और गोविंदा ने उनकी एडवाइसेस को माना था। तो दिलीप कुमार जी के कहने पर गोविंदा ने कॉमेडी में अपनी एंट्री की और वो उनके फिल्म करियर का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आज गोविंदा को अपनी कॉमेडी के लिए ही तो जाना जाता है। भैया इससे पहले कहाँ काम करते थे? अमित जी के यहाँ। किसके यहाँ? अमित बच्चन जी। उनके यहाँ किसने लगाया तुमको? वो क्या है, किसी ने लगाया नहीं, वो श्री जी के पास शाम को चाय पीने के लिए आए थे। मैंने ऐसा चाय बना के पिलाया ना, मेरे को चुपचाप नीचे लेके गए, बोले 100 रुपए बढ़ा के देता हूँ, मेरे साथ चल। मैं भी चल दिया। साल 1990 में गोविंदा की 8 फिल्म आई जिसमें सबसे सक्सेसफुल रही स्वर्ग। फिर साल 1991 में उनकी सिर्फ 5 मूवी आई और इसी साल उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। 1992 में 6 फिल्म्स आई जिनमें ज्यादातर हिट रही, खासकर दिव्या भारती के साथ शोला और सबनम। और साल 1993 में आई उनकी डेविड धवन के साथ आंखें, जिसके लिए गोविंदा को पहली बार फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला और ये उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनी। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। फिर से अगले साल 1994 में आई राजा बाबू, जिसकी कॉमेडी, फिल्म का म्यूजिक सब कुछ टॉप नॉच था। राजा बाबू चल गया कोई जादू। जिसे आज भी हम बिना बोर हुए देख सकते हैं। यहाँ तक गोविंदा अपने पीक पर थे, उनका कोई मुकाबला ही नहीं। रात रात भर यहाँ तक कि सलमान खान और आमिर खान की फिल्म अंदाज अपना अपना में उन्होंने कैमियो भी किया। ओए, इधर गोविंदा, क्या मायला, तू कौन? सच तो यह है कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, सच तो यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यही सच है, बाकी सब झूठ है। भूल जा सबको, सिर्फ मुझे याद रख। हाँ, गले लग जा यार।
गोविंदा चिपक के चिपक। फिर साल 1995 में आई कूली नंबर 1, जिसके लिए उन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड मिला और बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर का नॉमिनेशन मिला। और इसमें भी करिश्मा के उनकी पेयर कमाल थी। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था। जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना, आके मुझको बिठा जुल्फ। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। 1996 में साजन चले ससुराल, 1997 में हीरो नंबर 1, 1998 में दूल्हे राजा, 1999 में हसीना मान जाएगी, 2000 में हद कर दिया आपने जैसी सक्सेसफुल कॉमेडी फिल्म्स करने के बाद गोविंदा एक सुपरस्टार बन चुके थे। हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने। लड़की दीवानी लगे, परियों की रानी लगे, कितनी सुए। जाऊंगा दूर लेके तुझे सबकी नजर से, तेरे बाप के डर से, तेरे। उनका स्टारडम इस लेवल का था कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सेट पर अमिताभ बच्चन सुबह आकर बैठे रहते थे और गोविंदा का इंतजार करते थे, जबकि गोविंदा इतने बिजी रहते थे कि शाम को आते थे। और इस फिल्म में गोविंदा अमित जी पर भारी पड़े थे। फिल्म की कॉमेडी क्या गजब की थी। हमको तो पहले ही मालूम था वो आपके लायक नहीं है, ऐसे ही जबरदस्ती पीछे पड़ गया है। लायक तो हमें आपके। आजमा कर देख लीजिए, नचा कर देख लीजिए, लड़ा कर देख लीजिए, गवा कर देख लीजिए, गले लगा कर देख लीजिए, एक बार अपना कर देखो। कि आज भी अगर हम इसे बीच में से भी देखना शुरू कर दें तो भी उतना ही मजा आता है। कौन है? क्या है? यहाँ क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? क्यों? चलो अंदर। अंदर? अरे अब तो भैया ने भी हाँ कर दी, चलो अंदर। हमसे पूछे बगैर चलो। फिल्म के गाने पर गोविंदा के डांस नंबर ने और 4 चांद लगा दिया था। और इस टाइम उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि वो अकेले ही बॉलीवुड के 3 खान्स को टक्कर दे रहे थे। देता जय जोरे दिलड़ा, देता जय जोरे। और इस टाइम पर गोविंदा ने सोचा नहीं था कि आने वाले समय में उनके जैसा स्टार को काम मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही दुनिया ने 21 सेंचुरी में एंटर किया, फिल्मी दुनिया में कुछ चेंजेस आने लगे, ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो रहा था। और अब ऐसी टिपिकल कॉमेडी फिल्म्स लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, बल्कि जिन मूवीज में कई सारे कैरेक्टर्स थे वो कॉमेडी फिल्म्स अच्छी चल रही थी, लाइक हेरा फेरी, हंगामा, गोलमाल और ढोल जैसी फिल्में। ये सारी फिल्में आप सबने देखी होगी जिसमें एक से ज्यादा हीरो होते थे और इसके अलावा भी बाकी सारे कैरेक्टर का भी रोल बहुत अहम होता था, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल फिर हेरा फेरी, खट्टा मीठा और चुप चुप के जैसी फिल्म्स हैं। कोई भी कॉमेडी फिल्म ना उस टाइम एक सोलो हीरो की वजह से नहीं चल पाई थी जैसे कि 90 के समय हुआ करता था, बट गोविंदा इसके बावजूद उस टाइम पर खुद को सुपरस्टार मानते थे और वो कोई भी सपोर्टिंग रोल्स करना नहीं चाहते थे, वो बस लीड रोल ही करना चाहते थे। और क्योंकि उन्होंने करियर की शुरुआत से हमेशा लीड रोल ही किया था, इसीलिए उन्हें सपोर्टिंग रोल्स करना शायद अच्छा नहीं लग रहा था। अब साल 2000 आते आते गोविंदा की बहुत कम मूवीज हिट हो रही थी और उनकी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स फ्लॉप हो जा रही थी, लाइक अखियों से, गोली मारे बेटी नंबर 1, दिल ने फिर याद किया और प्यार दीवाना होता है जैसे कई मूवीज बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और यहाँ तक गोविंदा को यह समझ जाना चाहिए था कि अब 90 के दशक के थीम वाली मूवीज नहीं चलने वाली है और उन्हें अब लीड रोल्स छोड़कर सपोर्टिंग रोल्स भी करना चाहिए। गोविंदा के टाइम के एक्टर्स अनिल कपूर और मिथुन चक्रवर्ती ने भी सपोर्टिंग रोल्स करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन गोविंदा खुद को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। अब इसके पीछे उनका ईगो था या कुछ और रीजन क्या था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन खुद उनकी वाइफ सुनीता आहूजा ने एक पॉडकास्ट में गोविंदा के लिए कहा था कि हीरो सिर्फ एक टाइम तक ही रह सकते हैं। डेविड धवन ने भी गोविंदा के सेक्रेटरी को यही बात कही थी। अब उसे जो भी छोटे मोटे साइड रोल्स मिलते हैं वो उन्हें कर लेने चाहिए, लेकिन गोविंदा इस बात से बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने 10 सालों तक डेविड धवन से कोई भी बात नहीं की थी। तो मैं कहा ये जो कह रहा होगा तुम उस वक्त फ़ोन ऑन रखना, मैं सुनना चाहूँगा ये कहता क्या है। तो फ़ोन पे मैंने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि चिच्ची बहुत सवाल पूछने लग गया है और इतने सवाल पूछने लग गया है कि मेरा नहीं दिल है कि मैं उसके साथ काम करूँ। उसे कहो जो छोटा मोटा रोल कहीं मिल जाए तो कर ले। हालांकि इस इंसिडेंट से पहले साल 2006 में डेविड धवन ने ही गोविंदा का पार्टनर मूवी में कम बैक करवाया था, जिसमें वो सलमान खान के साथ में दिखे थे और मूवी हिट भी रही थी। हाथ ऊपर, ये हाथ ऊपर, उंगली अंदर, ये उंगली अंदर। ऐसा वल्गर करेगा मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। ये वल्गर है, आई एम सॉरी। दैट्स इट, ये कर इसके बाद साल 2009 में डेविड धवन ने गोविंदा के साथ एक और मूवी की थी, डू नॉट डिस्टर्ब, जो फ्लॉप रही थी।
हे डॉली 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 डॉली, हे डॉली 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 डॉली, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो ना दो के। आर यू ओके? और इसके बाद दोनों ने फिर एक साथ कोई भी मूवी नहीं की। अब गोविंदा के डाउनफॉल के कुछ और रीजंस भी थे, उनको भी यहाँ पर हम जान लेते हैं। देखो, गोविंदा के लिए यह बात हर कोई कहता है कि वो कभी भी सेट पर टाइम पर नहीं पहुंचते थे और हमेशा घंटों लेट आते थे। रवीना टंडन, जिन्होंने गोविंदा के साथ कई मूवीज में काम किया है, वो बताती है कि गोविंदा सेट पर 3 बजे के करीब आते थे और मैं 9 बजे पहुंच जाती थी। जब तक वो आते थे तब तक मैं अपना मेकअप वगैरह करके थोड़ी देर सो लिया करती थी। और फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर्स और एक्टर्स ने बताया है कि गोविंदा अक्सर ही लेट आते थे। डायरेक्टर टीनू वर्मा ने अपने इंटरव्यू में यह कहा था कि गोविंदा इज सुपर टैलेंटेड, लेकिन उन्होंने कभी भी टाइम की कदर नहीं करी और आज टाइम ने उनकी कदर करना छोड़ दिया है। मतलब वो आदमी बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमित जी को भारी पड़ गया था। ही इज सो गुड, ही इज सो टैलेंटेड, बट उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की। आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी। गोविंदा के साथ you did 17 films you've done with him. But I was the only one who could handle him very well. Too much respect he had in me always. He was known to बाकी के सेट्स के ऊपर लेट आना, आपके सेट पे भी लेट आते थे क्या? काम खत्म होता था मेरा, काम खत्म होता था। गोविंदा के लेट होने का मेन रीजन यही था कि वो एक साथ बहुत ज्यादा फिल्म कर रहे थे। 21 साल की एज में वो 75 फिल्म साइन कर चुके थे। बाद में जब 25 फिल्म उन्होंने छोड़ दी तब भी 50 फिल्म उनके पास थी। ऐसे में अगर वो एक फिल्म के सेट पर जाते तो दूसरी जगह पहुंचने में लेट हो जाता। ये ओवर कमिटमेंट करना गोविंदा को भारी पड़ रहा था। हालांकि जब तक उनकी फिल्म हिट हो रही थी तब तक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने उनकी इस आदत को झेल लिया था, क्योंकि गोविंदा जितनी देर के लिए भी सेट पर आते थे वो उतनी देर में काफी ज्यादा काम कर देते थे। डेविड धवन ने भी यही कहा था कि गोविंदा लेट आते थे, लेकिन वो 8 घंटे का काम 3 घंटे में ही लेते थे। लोग बोलते लेट है, आज कौन नहीं लेट आता, लेट छोड़ो, आता है वो काम खत्म करके जाता था। एंड यू वोंट बिलीव इट, आया मेरा सीन, पूरा सीन क्या है, 4 पन्ने का पेज सीन है, पूरा देखा पड़ा। तो मैं शॉट लगा रहा था, तो बोला अभी शॉट मत लगा, तू एक काम कर, ये सीन मत देख, पढ़। कहता तू देख, एक शॉट में दूंगा। वो पार्टनर में था, कहाँ जाता है, चढ़ जाता है, टेबल के ऊपर बैठ जाता है, क्या क्या करता है वो, यू कांट इमेजिन यार। कहता है उसमें कट्स ले ले जो लेने, अनबिलीवेबल। हालांकि ये सब चीजें तभी तक चली जब तक गोविंदा हिट रहे थे, और जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ तो लोगों ने उनके इस टाइम पर ना आने की आदत को ही ब्लेम किया। इसके बाद अगली मिस्टेक गोविंदा ने यह करी कि उन्होंने अपने करियर की क्रूशियल टाइम पर एक्टिंग पर फोकस करने के बजाय 2004 में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। वो कांग्रेस की तरफ से चुनाव में खड़े हुए और महाराष्ट्र की साउथ मुंबई कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50,000 वोट से उन्होंने जीत भी हासिल की, लेकिन वो पार्लियामेंट में भी ज्यादातर टाइम प्रेजेंट नहीं रहे। साल 2004 से 2008 के बीच हुई 303 सीटिंग्स में उन्होंने सिर्फ 37 सीटिंग्स को ही अटेंड किया था। साल 2008 में उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी और बाद में उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करके अपना काफी टाइम बर्बाद किया। प्रोड्यूसर पहलाज का यह भी कहना था कि गोविंदा टाइम के साथ बहुत ही सुपरस्टिशियस हो गए थे। कुछ लोग ये बताते हैं कि गोविंदा एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत मानते थे। पहलाज निहलानी बताते हैं कि शूटिंग के दौरान गोविंदा अजीब अजीब बातें किया करते थे। कभी वो कहते थे कि झूमर गिरने वाला है, सब लोग दूर हट जाओ। कभी वो कहते थे कि कादिर खान डूबने वाले हैं। वो अपने सुपरस्टिशंस के अकॉर्डिंग लोगों को कपड़े पहनने के लिए ये कहते थे। उनकी सुपरस्टिशियस नेचर को लेकर एक और स्टोरी काफी पॉपुलर है। मुंबई में मनी है तो हनी है मूवी की शूटिंग के दौरान गोविंदा थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो उन्होंने वहां एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जिसने उन्हें ये बताया कि अभी राहु काल है, इसलिए अगर वो आज पूरी शूटिंग में एक मुर्गी को अपने साथ रखेंगे तो उनका राहु काल दूर हो जाएगा। और फिर प्रोडक्शन हाउस को गोविंदा के लिए एक मुर्गी का इंतजाम करना पड़ा, जिसके चक्कर में शूटिंग को काफी देर तक रोकना पड़ा। जब मुर्गी का इंतजाम किया गया और शूटिंग शुरू हुई तो कुछ देर बाद वो मुर्गी मर गई, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने पूरी शूटिंग उसके साथ ही करने को कहा था, इसीलिए गोविंदा ने पूरे दिन उस मरी हुई मुर्गी के साथ शूट किया था। गोविंदा के इन्हीं सुपरस्टिशंस के चलते ही एक टीवी शो बंद हो गई थी। तो एट द एंड तो यही लगता है कि गोविंदा के अपनी मिस्टेक्स की वजह से ही उनका डाउनफॉल हुआ और उनका ईगो टाइम पर ना आना, खुद को टाइम के साथ चेंज ना कर पाना और सुपरस्टिशियस ने ही उनको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। हालांकि वो पार्टनर मूवी के बाद लाइफ पार्टनर और हॉलीडे जैसी मूवीज में भी दिखे थे जो हिट रही थी, लेकिन इसके बाद पिछले 14 सालों से उनकी कोई भी हिट फिल्म नहीं आई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गोविंदा के सक्सेसफुल करियर के साथ उनके डाउनफॉल की। वैसे आपको क्या लगता है कि इसके साथ साथ और क्या रीजंस रहे होंगे गोविंदा के लिए जो उन्हें ऐसी नाकामी झेलनी पड़ी? वैसे मैं यहाँ पर किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं खुद भी गोविंदा का
एक बहुत बड़ा फैन हूं और जो भी मूवीज मेरे चाइल्डहुड के दौरान रिलीज हुए थे ने उनको बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि वक्त के साथ आपको हमेशा चेंज होना ही पड़ता है, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ पाओगे। वैसे अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर शाहरुख खान ने कैसे अपने स्टारडम को बनाया था, आखिर क्यों वो आज भी एक सुपरस्टार कहलाते हैं और कैसे उन्होंने खुद को रिकवर किया था। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।